ग्रुप 14 इंक्लूड्स एलिमेंट्स फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरोवियम एंड फ्लोरोवियम का एटॉमिक नंबर होता है 114। इसके पीछे जो निहोनियम आता है उसका होता है 113। बहुत आसान है पी ब्लॉक में जो लास्ट एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर प्रेडिक्ट कर पाना। जो ग्रुप नंबर है उसी में आप 100 ऐड कर दीजिए, लास्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। कार्बन इज 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ये अबंडेंस का परसेंटेज इसकी अर्थ क्रस्ट में आपको याद रखनी है, 17th होती है। एंड ऐसे याद रखिए इसको। कार्ब आ रहा है पहले कार्बन में, कार्ब से सेब आपको याद आना चाहिए, क्योंकि कार्ब मीन्स कार्बोहाइड्रेट, शुगर जो कि होता है वो फलों में पाया जाता है। एंड कौन सा फल आपको यहाँ से ध्यान आना चाहिए, वो कार्ब से सिमिलर होना चाहिए। कार्ब से सेब सिमिलर हो रहा है। और सेब से आपको याद आना चाहिए संतरा, क्योंकि जब भी हम किसी को फल खाने की सलाह देते हैं सेब, तो सेब के साथ ही आता है संतरा भी। सेब संतरा एक साथ बोलते हैं। अब इस संतरा से आपको 17 याद आ जाएगा। अबंडेंस कार्बन की ऐसे आपको याद रखनी है अर्थ क्रस्ट में। एलिमेंटल स्टेट में कोल, ग्रेफाइट और डायमंड की फॉर्म में ये अक्कर करता है, यानी सीधे सीधे कार्बन के 3 एलोट्रोप आपको बताए जा रहे हैं। ये हम आगे देखेंगे भी डिटेल में इस चैप्टर इस ग्रुप के अंदर। कंबाइंड स्टेट में इट अक्कर्स कार्बोनेट्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ये परसेंटेज दी हुई है, लर्न करनी है आपको ऑफ कोर्स। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम देख चुके हैं, और हाइड्रोजन चैप्टर में भी रिवाइज कर चुके हैं। जहाँ जहाँ आपको परसेंटेज गिवन है, ये आगे भी आई थिंक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी आएगी, आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। मोस्ट अबंडेंट होती है नाइट्रोजन 78%, देन ऑक्सीजन 21%, देन हाइड्रोजन 0.15%, उसके बाद आती है CO2 0.03%। हाइड्रोजन कैसे लर्न करनी है CO2 की परसेंटेज के साथ हमने देखा था हाइड्रोजन चैप्टर में। मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट इन द वर्ल्ड, इसको बोल सकते हैं कार्बन को। वर्सेटाइल मीन्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स ये बनाता है। एंड इन द वर्ल्ड मोस्ट वर्सेटाइल है, ये आप ऐसे याद रखिए कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके ऊपर पूरी की पूरी ब्रांच बना दी गई हो केमिस्ट्री की, सिर्फ एक ही है कार्बन, इसलिए मोस्ट वर्सेटाइल ये होता है। याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रीटेड इज डेवोटेड टू कार्बन, पूरी पूरी ब्रांच इसको डेवोट कर दी गई है, इससे याद रखना आसान है कि मोस्ट वर्सेटाइल होता है। इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स सच एज डाई हाइड्रोजन, डाई ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर provide an astonishing array of materials ranging from living tissues to drugs and plastics. So living tissues contain organic molecules such as पॉलीसैकेराइड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब में ही कार्बन पाया जाता है, दैट ऑल ऑफ अस नो। तो लिविंग टिश्यू में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ये यहाँ से क्लियर हो गया आपको। ड्रग्स, बेसिकली ये चीज़ हम देखेंगे इकोसिस्टम चैप्टर में, ये फैक्ट वहाँ पे हमको लर्न भी करना है। 25% ऑफ द ऑल ड्रग्स और मेडिसिन आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, तो प्लांट्स में लिविंग टिश्यूज होते ही हैं। सो इन टर्न ये लिविंग टिश्यू वहाँ भी आ गया। एंड लास्ट प्लास्टिक, प्लास्टिक तो पॉलीथीन हम पढ़ने वाले पॉलीमर चैप्टर में। इथीन का ही इथीन मोनोमर का ही पॉलीमर वो होता है। एंड इथीन बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन कंटेनिंग। तो दैट्स हाउ यू कैन जज कि इन सभी चीज़ों में कार्बन जरूर पाया जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिवोटेड टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी और चाहे कुछ हो ना हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स में कार्बन जरूर पाया जाएगा। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है। 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, C12 एंड C13। सी 6 होता ना बेसिकली एटॉमिक नंबर कार्बन का, तो उसका डबल एक होता है C12, फिर एक ज़्यादा C13। ये 2 स्टेबल होते हैं, इनके अलावा एक तीसरा भी होता है आइसोटोप C14 विच इज़ रेडियो एक्टिव। एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर अनस्टेबल, ये आप जानते ही होंगे, डीके होता रहता है इनका। हाफ लाइफ यहाँ पे दी गई है 5770 ईयर्स, डेफिनेटली बहुत बड़ा अमाउंट है, याद रखना है हमको। सेकंड्स में होता तो अवॉइड कर सकते थे, जो कि पीछे निहोनियम का था, हमने कर लिया था अवॉइड 21 सेकेंड्स, याद नहीं रखना वो डेफिनेटली।
बेसिकली कार्बन एलिमेंट को हम सी से अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ABCD में तीसरे नंबर पे आता है। तो इससे आप याद रखिए कि इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक तो नॉर्मल होगा C12, जो कि एटॉमिक नंबर का डबल होता है। उसके अलावा 2 और हैं, C13 और 14। एंड इनमें से अगर आपसे पूछा जाए रेडियो एक्टिव कौन सा है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन्स हो गए वही सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस उसका अनस्टेबल होगा, तो वही रेडियो एक्टिव होगा। इसके अलावा बोरोन के 2 आइसोटोप होते हैं, ये भी हमने ऐसे ही याद रखना है। बी सेकंड अल्फ़ाबेट होता है ABCD में, तो इसलिए 2 आइसोटोप उसके, एक तो डबल 5 एटॉमिक नंबर का डबल 10 और दूसरा फिर B11। अब इसकी हाफ लाइफ कैसे याद रखनी है, तो परसेंटेज इसकी जो अबंडेंस है अर्थ क्रस्ट में 17th होती है, बस वैसे ही आपको याद रखना है। 5 और 7 12, और 12 और 7 यहाँ से 19 हो रहे हैं ना, तो इसको 5 मान लेना है आपने। 5750 ईयर्स, 20 ईयर्स का डिफरेंस है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। 5000 5,500 के पास इसकी हाफ लाइफ होती है, इतना याद रह जाए काफ़ी है आपको। 5750 ईयर्स, 575 इससे 17 ये बन जाएगा आपके पास, नंबर आ जाए जो कि इसकी अबंडेंस होती है, हमने लर्न करा हुआ ऐसे। तो इससे आपको मदद हो सकती है हाफ लाइफ याद रखने में। इट इज़ यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव रेडियो कार्बन डेटिंग। बेसिकली जो फॉसिल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रॉक्स में, या फिर कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट अगर प्रेजेंट है हमारे पास, उसकी एज डिटरमाइन करने की टेक्निक को बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेडियो कार्बन डेटिंग। एंड इसका रीज़न सिर्फ इतना ही है, प्रॉपर्टीज़ जो यूटिलाइज होती है इसमें, हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है इस रेडियो एक्टिव आइसोटोप की, C14 की। 5,500 साल तक के भी पुराने अगर कोई फॉसिल रिकॉर्ड्स है हमारे पास, उसको भी ये उनकी एज डिटरमाइन कर सकता है। सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट abundant element in the earth crust that we have already seen. It occurs in the earth as silica and silicates. ये हम आगे देखे हमारे हैं, इवन सिलिकॉन्स की भी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। डिटेल स्टडीज़ के आगे आएंगी। सिलिकॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिरेमिक्स, ग्लास एंड सीमेंट। तो सिरेमिक्स से मतलब है इसका कॉस्मेटिक्स में इसका बेसिकली यूज़ होता है, मेकअप वगैरह बनाने में, जो कि आगे हम देखेंगे। कॉस्मेटिक प्लांट्स में आता है इसका यूज़, देखा जाएगा आगे। इसकी प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे ये ज़्यादा समझ में आएगा। ग्लास में इसका इस्तेमाल होता है, जी हाँ, क्वार्ट्ज बनाने में होता है। क्वार्ट्ज इज अ टाइप ऑफ ग्लास, ये भी आगे आने वाला है। सीमेंट में होता है, ये आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। क्ले होती है एक फॉर्म सिलिका की बेसिकली, उसमें सिलिका मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, जिसका इस्तेमाल क्ले प्लस लाइम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सीमेंट बनती है। तो एस ब्लॉक में ऑलरेडी देखा जा चुका है ये चीज़। जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेसेस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट की अबंडेंस मेंशनड होगी आपको सिर्फ उतना ही याद रखना, बाकी सारे मान लीजिए आप ट्रेसेस में ही हैं, तो बाकी सबकी इनकी अबंडेंस कम है। कार्बन और सिलिकॉन के अलावा इन दोनों की मेंशन है आपको। टिन मेनली एग्जिस्ट एज कैसेटराइट SnO2 एंड लेड एज गलीना PbS। तो ये बेसिकली ओर्स हैं लेड और टिन के, इनके नाम से आपको इनके फॉर्मूला रिलेट करने आने चाहिए। इस कैसेटराइट से आपको कैसेट याद आ रहा होगा, जो कि पहले यूज़ किया जाता था म्यूज़िक सिस्टम्स में, म्यूज़िक सुनने के लिए ऑफ कोर्स। लेकिन आज के दिन अगर आप किसी को कैसेट दोगे तो उस बिल्कुल मना कर देगा उसके लिए। तो उसे आप बोल रहे हो सुनो, तो कैसेट बाद में डिसाइड करना ये अच्छी है या बुरी। तो SnO फॉर सुनो एंड 2 फॉर तो, एंड देन कैसेट। एंड ये याद रखना ज़रूरी है कि ये SnO2 रिप्रेजेंट करता है कैसेटेराइट को, ना कि SnO। बिकॉज SnO में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, टिन की एंड ज़्यादा स्टेबल होती है +2, आगे आप पढ़ेंगे। तो बहुत हाई चांसेस है कि आप SnO मार्क करते हैं कैसेटेराइट के मैचिंग में, ऐसा नहीं करना है, इसलिए इस ट्रिक से आपको इसको याद रखना है। लेड के अंदर Le आता है एंड गलीना के अंदर भी Le आता है, तो इससे तो आपको याद हो जाएगा कि Pb का ही और होता है गलीना, लेकिन सल्फाइड होता है या ऑक्साइड, ये कैसे याद रखें, तो इसके लिए Gal ये गल बन रहा है, और सल्फाइड में सल्फर Sul सल होता है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इससे याद हो जाएगा आपको सल्फाइड होता है गलीना।
फ्लैरोवियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, नॉट अ सरप्राइज। जितने भी हमने अभी तक ग्रुप्स पढ़े हैं एस ब्लॉक से लेके यहाँ 2 पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक में, सब में जो लास्ट एलिमेंट होता है वो रेडियो एक्टिव ही होता है। तो दिस इज नॉट अ सरप्राइज टू अस। अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम सिलिकॉन आर यूज टू मेक ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। बेसिकली ट्रांजिस्टर्स भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज ही होते हैं। एंड कैसे ये बनते हैं, फंक्शनिंग क्या होती है, सेमीकंडक्टर चैप्टर में देखेंगे, क्लास 12 फिजिक्स में जो आता है। अल्ट्रा प्योर इसलिए बोला गया है यहाँ पे क्योंकि कंपाउंड्स नहीं यूज हो रहे हैं यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन के इन द एटमिक फॉर्म, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं। अल्ट्रा प्योर, ऊपर हमने देखा कि टीन ऑक्साइड हैलाइड सल्फाइड है, कार्बन भी हाइड्रोकार्बन्स की तरह कार्बोनेट्स की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, वैसा नहीं है, प्योर एटमिक फॉर्म में यूज होते हैं, इसलिए अल्ट्रा प्योर लिखा गया है। वैसे हम ये पढ़ने भी वाले हैं, नीड नोट टू मेंशन हेयर, वहाँ पे देख ही लेते हैं हम, एटम्स ही यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, NS2 NP1 होती है बोरोन फैमिली की, उससे नेक्स्ट आइए तो NS2 NP2 होगी कार्बन फैमिली की। कोवलेंट रेडियस की बात करें तो कंसिडरेबली इंक्रीज करती है कार्बन से सिलिकॉन, देर आफ्टर सिलिकॉन टू लेड स्मॉल इंक्रीज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ DNF ऑर्बिटल्स इन द हैवियर मेंबर्स। बहुत थोड़ा इंक्रीज होता है लेकिन इंक्रीज जरूर होता है, इसमें कोई एक एक्सेप्शन नहीं है। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज करना चाहिए, बिल्कुल इसमें इंक्रीज करता ही है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं बोरोन से लेके नाइट्रोजन फैमिली तक जो इम्पैक्ट होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का वो भी घटता जाता है, ये तभी तो ऑक्सीजन फैमिली तक पूरी तरह से वैनिश ही हो जाता है, वो ऑब्वियसली डिक्रीज ही हो रही होगा उसका इम्पैक्ट। यहाँ पे आपको याद सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बन से सिलिकॉन तक कंसीडरेबल इंक्रीज होगा साइज में, उसके बाद सिलिकॉन से फिर लेड तक बहुत थोड़ा इंक्रीज होगा क्योंकि D ऑर्बिटल्स पहले आ जाते हैं, फिर F ऑर्बिटल्स पूर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं करता साइज। तो ये क्वालिटेटिवली पॉइंट आपको याद होने चाहिए, बाकी डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज ही कर रहा है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइयर देन ग्रुप 13 मेंबर्स, रीजनेबली बिकॉज साइज छोटा हो जाता है ग्रुप 14 का, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी ही, लेफ्ट राइट जाने पे साइज डिक्रीज ही होता है। देयर इज अ स्मॉल डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम सिलिकॉन टू germanium to tin and slight increase from tin to lead is the consequence of poor shielding effect of D and F orbitals and increase in size of the atom। इन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझना होगा आपको। कार्बन से सिलिकॉन में तो कंसिडरेबल इंक्रीज होता है साइज में, तो कंसिडरेबल डिक्रीज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी में, उसमें तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। बात शुरू होती है सिलिकॉन से लेके टिन तक, इसमें क्योंकि स्मॉल इंक्रीज होता है साइज में इसलिए स्मॉल डिक्रीज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी में, पहली बात। और दूसरी चीज़ टिन से लेके लेड में तो यहाँ पे स्मॉल इंक्रीज ही आ जाता है, जैसा कि पिछले ग्रुप में था इंडियम से लेके थैलियम में इंक्रीज आ रहा था। इवन दो साइज यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे भी इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग साइज के साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रही है दोनों ही केसेस में। इट इज़ ड्यू टू द पूर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ DNF ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों आ चुके हैं यहाँ पे एक साथ DNF ऑर्बिटल, इसलिए उनका शील्डिंग इफेक्ट और कम होगा, इसलिए यहाँ पे इंक्रीज ही कर जा रही है आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज डिक्रीज होने के कारण। बेसिकली साइज डिक्रीज होता नहीं है, यहाँ पे भी बता दूं मैं आपको, कंपैरिजन करना आपको बोरोन और कार्बन फैमिली में इंडियम और थैलियम में साइज भी इंक्रीज हो रहा है, हमने देख लिया था वहाँ पे, यहाँ पे भी टीन और लेड से ले साइज भी इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग आपको याद रखनी है। पूर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से देर इज स्लाइट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन साइज की वजह से देर इज स्मॉल डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों चीज़ें रिलेट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स, तो सेम ऑर्डर होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी लेफ्ट राइट जाने पे इंक्रीज करती है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, तो मोर होगी ग्रुप 13 से। सिलिकॉन से लेके लेड तक ऑलमोस्ट सेम वैल्यू होती है क्योंकि कंसीडर ये भी साइज पे डिपेंड करती है बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी के जैसे ही। कार्बन से सिलिकॉन तक क्योंकि साइज कंसिडरेबल इंक्रीज करता है तो ये भी कंसिडरेबल डिक्रीज करती है, वैल्यूज लर्न नहीं करनी है, अमाउंट ज़्यादा होता है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए। सिलिकॉन से लेके लेड तक क्योंकि स्मॉल ही इंक्रीज होता है साइज में, इसलिए ऑलमोस्ट द सेम मानिए, आपको वैल्यूज़ भी याद नहीं रखनी है,
थ्योरी में बोला गया ऑलमोस्ट द सेम, तो ऑलमोस्ट सेम मान लीजिए। 1.8 से लेके थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज हो रहा है लेड में, मत याद रखिए इसको भी क्योंकि ऑलमोस्ट सेम बोला गया है। ये ज़रूर पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ कंसिडरेबल डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन साइज। सिर्फ इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अब देख लेते हैं इस टेबल में क्या दिया। बेसिकली इट इज़ वेरी इजी एज कंपेयर टू द टेबल ऑफ बोरोन फैमिली, वो एक्सेप्शन से भरी हुई थी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। रेडियस भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप जाने पे। आयनाइजेशन थेरेपी में मैंने मार्क करा हुआ है, एक वेरिएशन जरूर देखने को मिलेगी आपको। लेड की बेसिकली कम होनी चाहिए क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होनी थी। यहाँ पे देखिए 140 से 146 साइज इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ ही आयनाइजेशन थेरेपी भी इंक्रीज हो रही है। सेम ट्रेंड आयनाइजेशन थेरेपी का और साइज का भी। तो इसको एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, चाहे तो आप लिख सकते हैं, उससे ये याद रह जाएगा। लेड लीड टिन इन आयनाइजेशन थेरेपी, ये स्टेटमेंट इन पे एंड कर रही है विच इज़ आई एन। तो आई एन से आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको याद रखना है कि लेड की ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। 715 708 वैल्यूज़ नहीं याद रखनी है आपको। और दूसरी चीज़ जो नोटिसेबल है इसमें मेल्टिंग पॉइंट के रिगार्डिंग है, वो भी ज़्यादा होता है हमारे लेड का इन कंपैरिजन टू टिन। ये भी कंसेप्चुअली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है टीन से लेके लेड तक, एंड जिसका साइज बड़ा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होने चाहिए। ये जनरल ऑर्डर होता है, तो यहाँ पे ये भी वैलिड नहीं हो रहा। इसको भी हमें ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से देखना होगा। देखिए मेल्टिंग पॉइंट में ई एल आ रहा है, यानी एल ई एक साथ, और लेड में भी एल ई एक साथ आते हैं। तो इससे याद रखिए कि लेड लीड करता है टिन को मेल्टिंग पॉइंट में भी। बाकी सारे ट्रेंड्स इसमें नॉर्मल हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट द ग्रुप जाने पे डिक्रीज कर रहा है। उसके ऊपर दी हुई है डेंसिटी, ऐसा लग सकता है आपको 3 2 फिर 5 फिर आगे इंक्रीज कर दिया, यानी यहाँ पे एक्सेप्शन ऐसा नहीं है। ये जो 3.5 डेंसिटी दी हुई है डायमंड की है, ये ई के लिए लिखा है फॉर डायमंड। डायमंड क्योंकि स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल होता है, स्ट्रोंगेस्ट सब्सटेंस उसको बोल सकते हैं इन द वर्ल्ड, इन द नेचर, इसलिए उसकी ज़्यादा होती है सिलिकॉन से। वरना जो मोर स्टेबल आइसोटोप होता है, एलोट्रोप बेसिकली कार्बन का, इट इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के लिए देखिए 2.2 है, यानी 2.3 से कम है। तो ये आप देखेंगे कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ग्रेफाइट की आगे। एंड आगे भी देखेंगे इसको, केमिकल काइनेटिक्स में भी आता है। तो मोर स्टेबल है तो यहाँ पे होना चाहिए था ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट होता तो ऑर्डर बिल्कुल सही फॉलो होता है। 2.2 से 11.34 से इंक्रीज ही करती है डेंसिटी डाउन द जाने पे, जो कि जनरल ऑर्डर है विदाउट एनी एक्सेप्शन। मास इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप तो डेंसिटी भी इंक्रीज करनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होती है उसके डायरेक्टली। इसके अलावा लास्ट बचा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। हम जानते हैं मेटल्स की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी, एंड नॉन मेटल्स की उसी प्रोपोर्शन में फिर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। पहले कार्बन आता है विच इज़ नॉन मेटल, तो इसकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी दी हुई है। उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम में दोनों सेमी कंडक्टर्स होते हैं, तो सेमी कंडक्टर्स की मिडल में होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं मिडल में ही होती हैं। मेटालॉइड्स इनको बोला जाता है, सेमी मेटल्स तो मिडल में है। सबसे ज़्यादा है कार्बन की नॉन मेटल, फिर मिडल में इनकी, फिर 10⁻⁵ में देखिए बहुत ज़्यादा वैल्यू डिक्रीज कर रही है रजिस्टिविटी के लिए। कंडक्टिविटी का ऑर्डर इसके जस्ट अपोजिट होगा, ये आप समझ सकते हैं क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में। दैट्स ऑल अबाउट दिस टेबल। इसमें कुछ ऐसा बाकी बचा नहीं है जो इम्पोर्टेंट है हमने ना करा हो। नाउ वी विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ देम आर सॉलिड्स। पीछे हमने देखा था एक आ रहा था जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है समर्स में, गैलियम। बाकी सारे सॉफ्ट मेटल्स ही थे, यानी सॉलिड्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहे थे। यहाँ वो एक भी नहीं बचा है। एंड ये इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को देख के समझा जा सकता है। कार्बन 3 एलोट्रोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोल, ग्रेफाइट और डायमंड तीनों ही सॉलिड्स होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों का इस्तेमाल सेमी कंडक्टर्स बनाने में किया जाता है विच आर अगेन सॉलिड्स।
टिन और लेड होते हैं सॉफ्ट मेटल्स एंड मेटल्स नॉर्मली सॉलिड्स फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। गैलियम और मर्करी सिर्फ एक्सेप्शंस होते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, कार्बन एंड सिलिकॉन को यहाँ पे नॉन मेटल्स बोला गया है। इवन दो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, जो कि हमने देखा था तीसरा चैप्टर होता है क्लास 11 केमिस्ट्री का, सिलिकॉन को मेटालॉइड या फिर सेमी मेटल्स के अंदर कंसीडर किया गया था थ्योरी के अंदर भी, और जो पीरियोडिक टेबल वहाँ पे बनाई भी हुई है उसमें कलर्स में भी यही शो हुआ था कि सिलिकॉन सेमी मेटल होता है यानी मेटालॉइड होता है। ऐसा होता भी है, हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ में भी देख लिया था। एंड इन जनरल भी हम जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का सेम प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर्स बनाने में। इन दोनों की रजिस्टिविटी भी तो सेम ऑर्डर की थी, यानी इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। डेफिनेटली इन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, दोनों मेटालॉइड होते हैं। तो इस कन्फ्यूजन से कैसे ऊपर आया जाए, तो जब भी आपको कार्बन के रिलेशन में पूछा जाए, उसके साथ एसोसिएशन दिखाई जाए सिलिकॉन की, तब आपको इसको नॉन मेटल बोलना है। इन जनरल अकेले पूछा जाए अगर सिलिकॉन को या फिर कहीं भी और कार्बन से एसोसिएशन के अलावा, तो ये इन जनरल होता है सेमी मेटल। ये हमने लर्न भी किया होता। पहला सेमी मेटल कौन सा होता है? एस से सेमी मेटल, एस से सिलिकॉन, सिलिकॉन ही होता है, इसी से स्टार्ट होते हैं मेटालॉइड्स। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसके क्वेश्चन को डील करना है, नॉन मेटल्स कब इसको मार्क करना है और सेमी मेटल यानी मेटालॉइड्स कब इसको मार्क करना है। टीन एंड लेड एंड सॉफ्ट मेटल्स मैंने आपको बता ही दिया एस ब्लॉक में, और यहाँ पी ब्लॉक में जितने मेटल्स आपको मिलेंगे सॉफ्ट ही होंगे, हार्ड डी एंड एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं विद लो मेल्टिंग पॉइंट। एम पी तो लो होगा ही अगर सॉफ्ट मेटल है तो। इवन दो लो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होते हैं, मच हाइयर देन ग्रुप 13। अगेन क्योंकि साइज छोटा हो गया है तो एम पी और बी पी तो बढ़ ही जाएंगे एज कम्पेयर टू ग्रुप 13। साइज छोटा और एनालिसिस एंथैल्पी ज़्यादा। जी हाँ, ये दोनों ही ट्रेंड होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड लेफ्ट राइट जाने पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अब बात करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिस्कस की गई हैं एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, हाउ दिस ऑक्सीडेशन स्टेट्स अफेक्ट द केमिकल रिएक्टिविटी। Group 14 elements have 4 electrons in their outermost shells, ns2 np2. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी +4 एंड +2। या तो दो चारों का इस्तेमाल कर लें बॉन्डिंग में, चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम हाईएस्ट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव हो जाएगी, या फिर उससे दो इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाएगा दो कम में। कार्बन आल्सो एग्जिबिट्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स दैट वी आल्सो, मैंने बता ही दिया है आपको, कार्बाइड्स में होती है। स्टार्टिंग में जब डिस्कस की जा रही थी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कैल्शियम कार्बाइड का एग्जांपल लेके हमने देखा था। सिंस द सम ऑफ द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, कंपाउंड्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आर जनरली कोवलेंट इन नेचर। अगेन बोरोन के जैसा ही रीज़न है इसका भी, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी बोरोन के जैसे ही देना पसंद बिल्कुल नहीं करता ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को +4 में जाना, बिकॉज फर्स्ट 3 ही बहुत ज़्यादा थी बोरोन के लिए, फर्स्ट 4 तो और ज़्यादा होगी उन सब का सम आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ का, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना पसंद नहीं करता, ये शेयरिंग करता है, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बोलते हैं। In heavier members, the tendency to show +2 oxidation state increases in the sequence germanium, tin and lead। तो वही सीन है इसका भी जो हमने बोरॉन फैमिली में देखा था। शुरुआत ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की पॉसिबिलिटी ही जर्मेनियम से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ ही 10d इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सिलिकॉन के बाद, एंड इनमें भी ऑर्डर डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेगी। लोअर एलिमेंट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर एलिमेंट्स हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कंसेप्ट होता है यूनिट पेयर इफेक्ट का, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। It is due to the inability of the ns2 electrons of the valence shell to participate in the bonding। ns2 नहीं कर रहे तो np2 ही करेगा, इसलिए दो ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो दो ही ऑक्सीडेशन स्टॉक करेंगे लोअर एलिमेंट्स। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द टू ऑक्सीडेशन वेरी डाउन द ग्रुप। ये ऊपर यार बोल तो दिया उसने कैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, टेंडेंसी +2 शो करने की। ये लाइन इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं की है क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम ऊपर। कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर एलिमेंट्स हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +4 होगी, कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है यहाँ पे।
कार्बन और सिलिकॉन में। जर्मेनियम से शुरुआत होती है इसकी, फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली फ्यू कंपाउंड्स इन +2। यानी पॉसिबिलिटी ही जर्मेनियम से स्टार्ट होती है, लेकिन क्योंकि टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करती है, तो सबसे कम टेंडेंसी होगी जर्मेनियम की +2 में फॉर्म करने की कंपाउंड्स। यहाँ आउट ऑफ ऑल दिस 3 जर्मेनियम, टिन एंड लेड, तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि सिर्फ कुछ ही कंपाउंड्स होते हैं इसके +2 में। टिन forms compounds in both oxidation state, Sn in +2 state is reducing agent, and lead compounds in +2 state are stable, and in +4 they are strong oxidizing agent। दोनों ही चीज़ों का मतलब सिर्फ एक ही है, that tin and lead can be utilized as reducing and oxidizing agent depending on their oxidation state। +2 में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है टिन, इसका मतलब इटसेल्फ ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है इनटू +4, यानी +4 ज़्यादा स्टेबल होती है टिन के लिए, जो हमने इसलिए जो पीछे देखा था ना कैसेटराइट SnO2, वो बिल्कुल सही है, ट्रिक बिल्कुल मैच हो रही है स्टेबिलिटी के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था मुझे यहाँ पे वो क्लियर हो चुका है। SnO2 में +4 में आता है टिन, इसीलिए ही कैसेटराइट SnO2 है, SnO नहीं है। एंड ट्रिक वो अभी भी वैलिड है, कैसेटराइट SnO से रिलेट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। मेनली बात यहाँ पे ये थी क्योंकि जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होता है, जैसे कि बोरॉन फैमिली में भी स्पेसिफाई किया था, थैलियम ओनली, उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल थी, ऐसा बोला गया है प्रॉपरली थ्योरी में। यहाँ पे भी सिर्फ लेड ही है सबसे नीचे वाला एलिमेंट Pb, जहाँ पे बोला गया है +2 स्टेबल है नेट पेयर इफेक्ट के कारण। तो स्टेबिलिटी के बारे में सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट के लिए ही बोला गया है कि लोअर ऑक्सीडेशन से स्टेबल होगी, ये क्लियर होना चाहिए आपको दोनों ही ग्रुप्स के अंदर। +4 के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, यानी खुद रिड्यूस होना चाहता है इनटू +2। बीइंग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स, दे डू नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। ये हमने हाइड्रोजन चैप्टर में भी देखा था, जहाँ पे हाइड्राइड्स की बात हो रही थी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं बोरॉन फैमिली के, प्रिसाइज होते हैं कार्बन फैमिली के, और उसके बाद जो तीनों फैमिली आती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन्स, वो तीनों इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। तो इन जनरल सभी कंपाउंड्स के लिए होता है, न कि हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच, यही इनके कंपाउंड्स होते हैं, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन फैमिलीज रेस्पेक्टिवली। कार्बन एक्सीड नहीं कर सकता इसकी कोवेलेंसी मोर देन 4 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। अदर एलिमेंट्स ऐसा कर सकते हैं, उनके हलाइड्स अंडरगो करते हैं हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर स्पीशीज। ये हमने देखा ही, d ऑर्बिटल्स में ये एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनर स्पीशीज से, एंड हलाइड्स की हाइड्रोलिसिस करके वो हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएगा, ये भी हम जानते हैं। एंड इनके कंपाउंड्स क्योंकि कोवलेंट होते हैं, इसलिए हाइड्रोलिसिस करना भी आसान होता है, ईजीली हो जाती है हाइड्रोलिसिस में। फॉर एग्जांपल SiF6, GeCl6 एंड SnO6 एग्जिस्ट वेयर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, यानी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स ये बन रहे हैं। एंड 6 सिग्मा बॉन्ड्स के साथ यही हाइब्रिडाइजेशन होती है, हम केमिकल बॉन्डिंग से देख आए हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। ऑफकोर्स सब जानते हैं ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी, एंड दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, क्योंकि 2 वैलेंसीज एग्जिस्ट करती हैं इस ग्रुप में, +4 एंड +2। तो मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड मीन्स +2 एंड +4 में एग्जिस्ट करेंगे विद फॉर्मूला MO एंड MO2। अब यहाँ पे ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के पैराग्राफ का। SiO ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। अब इस स्टेटमेंट को कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करने का कोई भी तरीका नहीं है। आप एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं यहाँ पे कि सिलिकॉन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड +4 ज़्यादा स्टेबल होती है सिलिकॉन के लिए एज कम्पेयर टू +2, इसलिए बहुत ड्रास्टिक कंडीशन यानी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इस कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में भी तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कार्बन, एंड इसके लिए तो और ज़्यादा अनस्टेबल होनी चाहिए +2,
क्योंकि ऊपर ये आता है उससे एंड डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करती है +2 की स्टेबिलिटी। तो इसके लिए तो और ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए हाई टेम्परेचर की इसके एग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन ऐसा तो कहीं भी नहीं बोला गया, सिर्फ SiO के बारे में बोला गया है, ना ही इसका कोई ट्रेंड बताया गया है। तो कंसेप्चुअली NCERT की थ्योरी से तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, इसको एक ऑब्जर्वेशन से या फिर आप बोल सकते हैं एक ट्रिक से आप लर्न करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। SiO इसको CO की तरह आपको प्रोनाउंस करना है। तो CO कह रहा है दूसरे सारे ऑक्साइड से दैट CU एट हायर टेम्परेचर, यानी अगर आप सारे हायर टेम्परेचर की कंडीशंस अप्लाई करवा पाते हो तो मुझे पाओगे वहाँ पे, क्योंकि मैं तो वहीं पे एग्जिस्ट करता हूँ। तो SiO says CU to all oxides that it only CU at higher temperature। सिर्फ इसी से उसको याद रखा जा सकता है, बाकी कंसेप्चुअली नहीं कर पाएंगे आप। ऑक्साइड्स इन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर एसिडिक देन इन लोअर वन, ये चीज़ मैंने बोरोन फैमिली के अंडर भी आपको बताई थी एंड इसको कंसेप्चुअली डेफिनेटली एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखिए हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में उस कंपाउंड को आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने होंगे, जो कि वो नहीं कर पाएगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जो कि सम ऑफ ऑल दिस आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, इसलिए अफोर्ड नहीं कर पाता वो एलिमेंट, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड बनाता है हाइयर ऑक्सीडेशन में। कोवलेंट कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर, दिस वी ऑलरेडी नो। एंड आयनिक कंपाउंड्स के साथ बेसिक नेचर एसोसिएटेड होता है, ये भी हम जानते हैं। तो इसीलिए सिर्फ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कम ही एलिमेंट्स को आयनाइजेशन एंथैल्पी के द्वारा उसको दे के अफोर्ड करके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आयनिक यानी बेसिक कंपाउंड्स बनेंगे, हाइयर वाले एसिडिक होंगे। सिर्फ यही तरीका है इसको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करने का। एंड आगे नेचर दिया हुआ है ऑक्साइड्स का, जो कि बहुत अच्छे से लर्न कर चुके हैं हम। डाई ऑक्साइड CO2 SiO2 एंड GeO2 आर एसिडिक इन नेचर +4, यही वो बेसिकली ऊपर जो बताया गया ना कंसेप्ट, हाइयर ऑक्सीडाइज एसिडिक नेचर, लोअर का बेसिक होता है। तो हाइयर है कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम में एसिडिक होगा इनका नेचर, बेसिकली पहले 3 का एसिडिक होता है, उसके बाद 2 का बेसिक या एम्फोटेरिक, बेसिक नहीं एम्फोटेरिक एक्चुअली, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है सिर्फ एक इनमें न्यूट्रल, उसके बाद GeO इज एसिडिक एंड SNO PbO एम्फोटेरिक इन नेचर। एंड CO एक सिर्फ हमने वहाँ पे लर्न नहीं किया था कि इसका न्यूट्रल नेचर होता है, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में इसे देखा हुआ है। CO NO एंड N2O, सिर्फ 3 ही ये ऑक्साइड्स होते हैं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनका न्यूट्रल नेचर होता है। तो इन तीनों को हमें लर्न करना होता है। न्यूट्रल से आपको नाइट्रस याद आना चाहिए, ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, न्यूट्रल से नाइट्रस, सिर्फ यही एक याद रखना मुश्किल है कि नाइट्रोजन का बाकी कौन सा ऑक्साइड होगा। NO2 तो नहीं होगा, क्योंकि NO2 में ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना नाइट्रोजन की, तो वो तो एसिडिक होगा, हाइयर ऑक्सीडेशन एसिडिक होते हैं, तो वो न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो कंसेप्चुअली देख सकते हैं न्यूट्रल से नाइट्रस, ये दोनों रिजेंबल करते हैं, याद भी रख सकते हैं। N2 होगा न्यूट्रल, और CO और NO इनमें तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड एक दूसरे से रिजेंबल भी करते हैं, तो ये सीधे सीधे याद हो जाएंगे कि न्यूट्रल होते हैं। सिर्फ 3 ही होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना इनको। अब बात करते हैं 5th एग्जाम्पल की। सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 दैट फॉर्म्स मोस्ट एसिडिक डाइऑक्साइड। तो डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक करैक्टर इंक्रीज करता है, एसिडिक डिक्रीज करता है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक सबसे ऊपर वाला फॉर्म करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी मोस्ट एसिडिक इन नेचर। इज कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 इनर्ट पेड इफेक्ट लगने के बाद हमें मिलती है, एंड सबसे ज़्यादा इनर्ट पेड इफेक्ट देखा जाता है लेड में, सबसे नीचे वाले में। तो लेड वुड अकर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड यूज एज सेमी कंडक्टर। तो 2 ही सेमी मेटल्स होते हैं जिनको सेमी कंडक्टर्स की तरह यूज किया जा सकता है कार्बन फैमिली में, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सो बोथ ऑफ देम वुड बी यूज्ड एज सेमी कंडक्टर्स। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर।